viewers and students, today we are going to analyze paper 024878 of our series। हमारे प्रश्न पत्रों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम करने जा रहे हैं प्रश्न पत्र संख्या 78 का विश्लेषण। पेपर 78 आपकी स्क्रीन्स पर। पहला सवाल, सवाल संख्या 76। अब हमारा निर्देश है आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। हमें एक वाक्य मिला है, इसमें कहीं कोई एक ग्रामेटिकल एरर है, व्याकरणीय अशुद्धि है। हमें पता लगाना है उस सेगमेंट, उस खंड का जिसमें वो ग्रामेटिकल एरर या अशुद्धि है। वाक्य को पढ़ते हैं। मैनी अ मैन हैव कम टू इंडिया फ्रॉम बांग्लादेश टू लिव हियर परमानेंटली। परमानेंटली का अर्थ है स्थायी तौर पर, हमेशा के लिए। वाक्य में एरर कहाँ है? यहाँ है। हैव नहीं, हैज़ होना चाहिए। इसके पीछे के ग्रामेटिकल रीजन को समझते हैं। विद्यार्थी इस बात पर ध्यान दें, यह एरर है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के चैप्टर से। नियम है मैनी के उपरांत नाउन और वर्ब दोनों ही प्लूरल होनी चाहिए। मैनी के उपरांत नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल होंगी, किंतु इसी का एक पैराफ्रेज है, अन्य रूप है। मैनी के उपरांत ए अथवा एन, जैसी भी आवश्यकता हो लगा दिया जाए और फिर नाउन और वर्ब दोनों की दोनों सिंगुलर हो जाएंगी। यदि आप कहना चाहते हैं बहुत से विद्यार्थी बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो आप कहेंगे मैनी स्टूडेंट्स आर वेटिंग आउटसाइड। ध्यान दें, स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन है, आर भी प्लूरल फॉर्म है। किंतु अगर आप इसे अन्य तरीके से या पैराफ्रेज करते हुए कहें तो आप कहेंगे मैनी अ स्टूडेंट इज वेटिंग आउटसाइड। स्टूडेंट भी सिंगुलर होगा, वर्ब इज भी सिंगुलर होगी। प्रस्तुत सवाल में मैनी अ मैन नाउन सिंगुलर है, किंतु वर्ब हैव नहीं, हैज होनी चाहिए, क्योंकि हैव प्लूरल फॉर्म है। हमारा आंसर है ऑप्शन बी की सीमा क्षेत्र में, यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन बी। विद्यार्थी इस बात पर एक बार पुनश्च ध्यान दें, मैनी अ के बाद या एन के बाद नाउन और वर्ब प्लूरल नहीं होकर सिंगुलर होती है। बिना ए और एन के ये प्लूरल होगी। यदि हमें मिला होता मैनी अ पीपल, बहुत से लोग, तो हमारा करेक्शन होता मैनी अ पर्सन। तो बहुत से पुरुष या बहुत से लोग, जैसी भी स्थिति हो, हैज कम टू इंडिया, भारत में आ गए हैं, फ्रॉम बांग्लादेश टू लिव हियर परमानेंटली। मैनी अ के बाद नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। आंसर हमारा ऑप्शन बी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 77 आपकी स्क्रीन्स पर। फिर से वही निर्देश है, ग्रामेटिकल एरर का पता लगाएं। वाक्य को पढ़ते हैं। आर फुटबॉल टीम कंप्राइजेज ऑफ 11 स्किल्ड प्लेयर्स। शब्द स्किल्ड का अर्थ है निपुण। हमारी फुटबॉल टीम में शामिल हैं 11 निपुण खिलाड़ी। कंप्राइज का अर्थ होता है किसी में शामिल होना या किसी से युक्त होना। हमारी एरर कहाँ है? निसंदेह यहाँ है, ऑप्शन बी में। ऑफ नहीं होना चाहिए। आर फुटबॉल टीम कंप्राइजेज 11 स्किल्ड प्लेयर्स। इस बिंदु पर ध्यान दें, कंप्राइज का अर्थ होता है किसी चीज में शामिल होना या वो चीज उससे युक्त है। यही अर्थ कंसिस्ट का भी होता है, किंतु कंप्राइज के बाद ऑफ नहीं लगाया जाता, कंसिस्ट के बाद लगाया जाता है। आप कहते हैं दिस थिंग कंप्राइजेस ए बी एंड सी, या फिर आप कहें दिस थिंग कंसिस्ट्स ऑफ ए बी एंड सी। कंप्राइज के बाद ऑफ नहीं, कंसिस्ट के बाद लगाइए। परंतु रोचक रूप से यदि वाक्य की रचना पैसिव वॉइस में हो तो फिर कंप्राइज्ड के बाद ऑफ होगा। समथिंग इज कंप्राइज्ड ऑफ ए बी एंड सी। हमारा वाक्य एक्टिव वॉइस का है, कंप्राइजेस के बाद ऑफ नहीं होना चाहिए। आर फुटबॉल टीम कंप्राइजेज 11 प्लेयर्स। हमारी फुटबॉल टीम 11 निपुण खिलाड़ियों से युक्त है, उनसे बनी हुई है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 78 आपकी स्क्रीन्स पर। निर्देश है फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। हमें एक रिक्त स्थान, एक ब्लैंक मिला है, जिसमें हमें सबसे उचित ऑप्शन को भरना है। वाक्य को पढ़ते हैं। यू कैनॉट लूज वॉट यू डैश हैड। यू कैनॉट लूज वॉट यू नेवर हैड। आप कभी नहीं गंवा सकते या खो सकते जो आपके पास कभी था ही नहीं। जो कभी था ही नहीं उसे खोएंगे या गंवाएंगे कैसे? हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। अन्य ऑप्शन अवश्य देख लें। वंस का अर्थ है एक बार, ऑलवेज है हमेशा या सर्वदा, हैव का अर्थ है अपने पास या साथ होना। आंसर ऑप्शन सी ही रहेगा, व्हाट यू नेवर हैड। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 79 आपकी स्क्रीन्स पर। एक बार फिर से फिल इन द ब्लैंक का निर्देश है, पढ़ते हैं। वी शुड गो डैश डूइंग मोर गुड देन हार्म। यहाँ गुड का अर्थ है अच्छा या फिर अच्छा काम, सत्कर्म।
हार्म का अर्थ है हानि, नुकसान या फिर बुरा काम। वी शुड गो अबाउट डूइंग मोर गुड देन हार्म। बुरा काम या नुकसान करने की तुलना में हमें अधिक अच्छा काम करना चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए। गो अबाउट डूइंग समथिंग का अर्थ होता है टू बिगिन और टू कैरी ऑन डूइंग समथिंग और टू कंटिन्यू टू डू समथिंग। तो हमें अच्छा काम शुरू करना चाहिए या करते रहना चाहिए, जारी रखना चाहिए। अन्य ऑप्शंस देख लेते हैं। गो ओवर का अर्थ होता है किसी चीज को सरसरी तौर पर देखना। गो अबव और गो टू नहीं हो सकते। हमारा आंसर होगा गो अबाउट डूइंग। वी शुड गो अबाउट डूइंग मोर गुड देन हार्म। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 80 आपकी स्क्रीन पर। निर्देश है प्रश्न शब्द का सिनोनिम बताइए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड। प्रश्न शब्द है अडॉर्न, जिसका अर्थ है सजाना या डेकोरेट करना। उदाहरण के तौर पर पीपल अडॉर्न देयर हाउसेज ऑन फेस्टिव ओकेजन्स लाइक दिवाली। हमारा आंसर होगा इम्बेलिश। इम्बेलिश का अर्थ भी सजाना संवारना ही है। अन्य ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑनर का अर्थ है सम्मान या सम्मान करना। रिवियर एक बहुत अच्छा शब्द है। रिवियर का अर्थ है किसी को बहुत सम्मान देना और साथ में बहुत सराहना या प्रेम भी देना। इफ यू एडमायर समबडी एंड रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, यू रिवियर हिम। ओबे का अर्थ है आज्ञा पालन करना। हमारा आंसर ऑप्शन डी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 81 एक बार फिर से सिनोनिम बताने का निर्देश है। प्रश्न शब्द है ओडियस। ओडियस का अर्थ है घृणित, नफरत के काबिल या घृणित। एक अच्छा सिनोनिम है इस शब्द का डिस्गस्टिंग। उपलब्ध ऑप्शंस में हमारा आंसर होगा रिपल्सिव। रिपल्सिव का अर्थ है घृणित, बहुत ही बुरा सा, घिनौना। अन्य ऑप्शंस अवश्य देखें। रॉटन का अर्थ है सड़ा हुआ। इनफेमस का अर्थ है कुख्यात। अगर आप बुरे कामों के लिए जाने जाते हैं तो फिर आप हैं इनफेमस। एक सिनोनिम हो सकता है इस शब्द का नोटोरियस। सिक आप जानते हैं बीमार। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए रिपल्सिव। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 82 आपकी स्क्रीन पर। अब हमारा निर्देश है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब की बार हमसे पूछा है एंटोनिम या विलोम शब्द। प्रश्न शब्द है कंट्रोवर्शियल, जिसका अर्थ होता है विवादास्पद। आंसर होगा अनडिस्प्यूटेड। अनडिस्प्यूटेड का अर्थ है जिसके विषय में कोई विवाद नहीं है। अन्य ऑप्शंस देख लेते हैं। अनसर्टेन का अर्थ है अनिश्चित। ड्यूबियस का अर्थ है संदेह युक्त या संशयी। तो अगर कोई चीज संदेह युक्त है या कोई संशयी है तो ड्यूबियस है। क्वेश्चनेबल एक बहुत अच्छा शब्द है। अगर आप किसी चीज की सत्यता या प्रामाणिकता पर शक जाहिर करते हैं, प्रश्न खड़ा करते हैं, तो वो चीज क्वेश्चनेबल है, अर्थात जिसकी प्रामाणिकता या सत्यता पर शक हो, यानी जिस पर प्रश्न खड़ा किया जा सके। हमारा आंसर अनडिस्प्यूटेड ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 83 आपकी स्क्रीन पर। फिर से एक बार निर्देश है प्रश्न शब्द का एंटोनिम बताएं, विलोम शब्द बताएं। प्रश्न शब्द है अलाइट। अलाइट का अर्थ है किसी वाहन जैसे ट्रेन, बस या फिर शिप आदि से उतरना, किसी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से उतरना। जैसे कोई कहे कि मैं जयपुर में उस ट्रेन से उतरा। आई अलाइटेड फ्रॉम द ट्रेन एट जयपुर स्टेशन। हमारा आंसर होगा इम्बार्क। शब्द इम्बार्क का अर्थ है किसी प्लेन या शिप पर या ऐसे ही मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पर सवार होना। अलाइट है उतरना। और एम्बार्क का अर्थ है उस वाहन जैसे शिप, प्लेन आदि पर सवार होना, चढ़ना। ऑप्शन ए को देखिए, इंटरेस्टिंग ऑप्शन है डिसएम्बार्क। डिसएम्बार्क का अर्थ है किसी शिप, प्लेन से उतरना। यदि हमसे सिनोनिम पूछा गया होता तो हमारा आंसर ऑप्शन ए रहा होता। यू अलाइट फ्रॉम समथिंग, जैसे अलाइट फ्रॉम अ ट्रेन, आप उससे उतरते हैं, यू गेट ऑफ इट। एम्बार्क का अर्थ है आप चढ़ते हैं, यू गेट ऑन इट। डिसएम्बार्क सिनोनिम है अलाइट का, किसी शिप, प्लेन आदि से उतरना, किंतु हमसे एंटोनिम पूछा गया है। एम्बाम का अर्थ है किसी चीज को लेप करना, जैसे किसी शव पर लेप लगाने को एम्बामिंग द डेड बॉडी या कॉप्स कहते हैं। प्राचीन इजिप्ट या मिस्र में वो अपने शवों को, अपने पूर्वजों के शवों को एम्बाम करते थे और फिर ममी बनाते थे, और वो आज भी ममीज दुनिया भर में फेमस है। पिरामिड के रूप में लोग उन्हें देखने जाते हैं। पिरामिड में जो शव लेप किया हुआ है वो ममी है। अलाइन का अर्थ है एक सीध या सीधी पंक्ति में जमाना या लगाना।
जैसे आप चीज़ों को अलाइन करते हैं तो एक रेखा में, एक पंक्ति में ले आते हैं, वैसे अलाइन शब्द का एक और अर्थ है लोगों का साथ आकर कोई गठबंधन आदि बनाना। हमारा आंसर बेशक ऑप्शन बी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 84 आपकी स्क्रीन पर अब निर्देश है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम और इडियोमैटिक एक्सप्रेशन। हमें बताना है नीचे दिए गए वाक्य में एक मुहावरात्मक एक्सप्रेशन या मुहावरा है, उसका अर्थ नीचे दिए गए ऑप्शन से पढ़ते हैं। माई फादर्स डीलिंग्स आर ओपन एंड अबव बोर्ड। डीलिंग्स है लेन देन, ओपन है खुले, एंड अबव बोर्ड का अर्थ होता है ईमानदारी पूर्ण, एकदम सफाई पूर्ण। जब आपकी बात अबव बोर्ड है तो उसमें साफ गोई है, ईमानदारी है, दुराव छुपाव नहीं है। हमारा आंसर होगा फुल ऑफ ऑनेस्टी। मेरे पिता के लेन देन हमेशा खुले और ईमानदारी पूर्ण होते हैं। इसके लिए बहुत आसान और बहुत लोकप्रिय एक्सप्रेशन, एक एडजेक्टिव है स्ट्रेट फॉरवर्ड। विद्यार्थी ध्यान दें, अगर आप एक स्ट्रेट फॉरवर्ड और अबव बोर्ड आदमी हैं तो ईमानदार हैं, साफ मन के हैं। अन्य ऑप्शन अवश्य देखें। टू एवरीवन्स लाइकिंग, हर किसी की पसंद के हिसाब से नहीं। मैंडेटरी का अर्थ होता है अनिवार्य, फॉर एवरीवन बिल्कुल नहीं, वेरी क्लियर भी नहीं। आंसर मात्र ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 85 आपकी स्क्रीन पर फिर से वही निर्देश है, रेखांकित इडियम का अर्थ बताएं। द लीगल सिस्टम इन पाकिस्तान हैज गॉन हेवायर। इफ समथिंग गोज हेवायर इट गोज एब्सोल्युटली आउट ऑफ कंट्रोल। कोई चीज़ एकदम खराब हो जाए, नियंत्रण से बाहर हो जाए तो हम कहेंगे हैज़ गॉन हेवायर। हमारा आंसर होगा गॉन आउट ऑफ कंट्रोल, ऑप्शन सी। अन्य ऑप्शंस की समीक्षा कर लेते हैं। इज इन ए स्टेट ऑफ जुबिलेशन। जुबिलेशन का अर्थ है उत्सव, आनंदोत्सव या खुशी का माहौल, उल्लास, आनंदोत्सव बिल्कुल नहीं। हैज़ बीन पार्शियली सक्सेसफुल। पार्शियली का अर्थ है आंशिक रूप से नहीं। अगर कोई चीज़ हेवायर हो गई है तो अनियंत्रित हो गई है, बेकार हो गई है, काम ठीक से बिल्कुल नहीं कर रही है। अंतिम ऑप्शन लेफ्ट द वेन्यू। वेन्यू का अर्थ है कोई स्थल, अक्सर वो स्थल जहां पर कोई इवेंट या कोई कार्यक्रम हो रहा हो, बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन 3 सी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 86 आपकी स्क्रीन पर अब हमारा निर्देश है, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। वो शब्द पहचानिए जिसकी स्पेलिंग पूरी तरह से सही है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। शब्द है सैंक्टिमोनियस। विद्यार्थी इस शब्द के अर्थ पर भी ध्यान दें। सैंक्टिमोनियस वो व्यक्ति है, वो एटीट्यूड है, वो रवैया या तरीका है जिसमें वो व्यक्ति अपने आप को बहुत श्रेष्ठ और बहुत ज़्यादा धर्मात्मा समझता है। अगर आप सोचते हैं आप लोगों से बहुत अच्छे हैं, आपका चरित्र, आपका व्यवहार बड़ा धार्मिक और अच्छा है, अन्य लोग उतने अच्छे नहीं हैं, तो आप एक सैंक्टिमोनियस व्यक्ति हैं। इसके लिए एक बहुत अच्छा पर्यायवाची अगर विद्यार्थी चाहें तो नोट करें, सेल्फ राइचस। शब्द के प्रोनंसिएशन या उच्चारण पर भी ध्यान दें। सेल्फ राइचस ना कि टियस। सेल्फ राइचस या सैंक्टिमोनियस है पाखंडी, दंभी, आडंबरी। किस चीज़ का दंभी या आडंबरी? अपनी श्रेष्ठता का, अपने बेहतर व्यक्ति आदि होने का आडंबर या पाखंड रखने वाला। अन्य तीनों ऑप्शंस में शब्द की स्पेलिंग गलत है, ऑप्शन सी ही सही है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 87 एक बार फिर से हमें स्पेलिंग का सवाल मिला है, किंतु अब की बार वही निर्देश है, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। वही निर्देश, वैसा ही सवाल। करेक्टली स्पेल्ड शब्द बताइए, किस शब्द की स्पेलिंग, नीचे दिए गए शब्द की कौन सी स्पेलिंग पूरी तरह से सही है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रिविलेज। ऑप्शन ए, प्रिविलेज का अर्थ है विशेषाधिकार या विशेष लाभ। यदि आपको कहीं कोई प्रिविलेज प्राप्त है तो आपको कोई ऐसा हक, ऐसी सुविधा प्राप्त है जो अन्य लोगों को नहीं है। जैसे आप किसी भी समय आ जा सकते हैं, ये आपका प्रिविलेज है। प्रधानमंत्री किसी भी व्यक्ति को अपने मंत्रिमंडल में जगह दे सकते हैं और किसी भी मंत्री को स्वेच्छा से हटा सकते हैं। ये उनका प्राइम मिनिस्टेरियल प्रिविलेज है, प्रधानमंत्री होने का विशेषाधिकार है। प्रिविलेज शब्द की सही स्पेलिंग पहली है, अन्य सभी ऑप्शंस में शब्द की स्पेलिंग में कुछ न कुछ त्रुटि है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 88 आपकी स्क्रीन पर निर्देश है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो। नीचे कुछ शब्द हैं, एक एक्सप्रेशन है, एक खंड है, सेगमेंट है, इसका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन करना है। पढ़ते हैं, टू सीक्रेटली स्टोर मोर देन व्हाट इज अलाउड।
गुप्त तरीके से, सीक्रेटली का अर्थ है गुप्त तरीके से, ये ई नहीं होना चाहिए। गुप्त तरीके से भंडारण करना किसी चीज का उस सीमा से भी अधिक जिसकी अनुमति दी गई है। हमारा आंसर होगा होर्ड। होर्ड का अर्थ है जमाखोरी करना या भंडारण करना। होर्डिंग एक अपराध है जहां आप जमाखोरी करते हैं किसी चीज की एक सीमा जो अनुमोदित है उसके बाद भी उसे रखते हैं। होर्ड है जमाखोरी करना या फिर भंडारण करना। अन्य ऑप्शन अवश्य देखें। स्टोर का अर्थ है भंडार, हाइड है छिपना, अबोर्ड है किसी शिप या प्लेन पर जब आप सवार हैं तो यू आर अबोर्ड दैट शिप, प्लेन और समटाइम्स इवन ट्रेन। हमारा आंसर होगा होर्ड। गुप्त तरीके से किसी चीज़ की अनुमोदित सीमा से ज़्यादा रखना, ऐसे भंडारण या जमाखोरी को कहते हैं होर्ड। हमारा आंसर ऑप्शन ए रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 89, एक बार फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न है। हमारा एक्सप्रेशन है वेरी ड्रामेटिक, बहुत ज़्यादा नाटकीय। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए हिस्ट्रियोनिक। हिस्ट्रियोनिक का अर्थ है नाटकीय, बहुत ज़्यादा नाटक जैसा, क्योंकि नाटक करने के विषय या अध्ययन को कहते हैं हिस्ट्रियोनिक्स। सी में एक एस और जोड़िए, ये इसकी नाउन हो जाएगी। दिया गया शब्द एडजेक्टिव है। हिस्ट्रियोनिक का अर्थ है नाटक से संबंधित। एक पर्यायवाची नोट किया जा सकता है, सिनोनिम नोट किया जा सकता है मेलोड्रामेटिक। अगर कोई आदमी मेलोड्रामेटिक या फिर हिस्ट्रियोनिक तरीके से व्यवहार कर रहा है तो बहुत नाटक कर रहा है, नाटकीय तरीके से व्यवहार कर रहा है। अन्य ऑप्शंस कभी ना छोड़े विद्यार्थी, अन्य ऑप्शंस की समीक्षा हमेशा करें। हिपोक्रेटिक जो शब्द है, ये शब्द आया है हिपोक्रेटीस से। हिपोक्रेटीस जो थे पुराने ग्रीस में एक फिजिशियन थे, डॉक्टर थे। उन डॉक्टर हिपोक्रेटीस जो है उनको गुरु माना जाता है आधुनिक सभी डॉक्टर्स का। उनकी एक एथिक्स की कोड थी, एक नियमावली थी, आदर्श बिंदु थे जो कि एक डॉक्टर को फॉलो करने चाहिए। उनको, उस कोड को आज भी कहा जाता है हिपोक्रेटिक कोड। तो जो शपथ डॉक्टर लेते हैं डॉक्टर बनते समय कि वो मरीजों का ध्यान रखेंगे और बहुत नैतिक या एथिकल तरीके से व्यवहार करेंगे, उस शपथ को हिपोक्रेटिक ओथ कहा जाता है। तो हिपोक्रेटिक का अर्थ है डॉक्टरों के आदर्श व्यवहार या शपथ से संबंधित, और ये प्राचीन फिजिशियन हिपोक्रेटीस से आया है। अन्य ऑप्शंस देखते हैं। हरसूट का अर्थ है हेयरी, बालों से भरा। अगर किसी व्यक्ति के सीने पे बहुत से बाल हैं तो हम कहेंगे ही हैज़ अ हरसूट चेस्ट। हरसूट चेस्ट हुआ जिस पे बहुत से बाल हो, तो बालों से भरा या बालदार, हरसूट। होरी का अर्थ है बहुत पुराना, बहुत पुराना। अगर कोई पुराना जोक है तो होरी जोक हुआ। अपीयरेंस के अर्थ में अगर सफ़ेद या ग्रे कलर की अपीयरेंस हो तो होरी कहा जाता है। होरी हेयर या होरी हेड कैसा होगा? ग्रे, वाइट, धूसर, सफ़ेद सा, पुराना, बूढ़ा सा। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए हिस्ट्रियोनिक का अर्थ है नाटकीय, ड्रामेटिक या फिर मेलोड्रामेटिक। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 90 आपकी स्क्रीन्स पर। निर्देश है इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। हमें एक वाक्य मिला है जिसमें एक रेखांकित खंड है, वो ऑप्शन आंसर होगा जो इसे इंप्रूव करे, इसे ठीक करे। पढ़ते हैं। विल यू लैंड मी फ्यू रुपीज इन दिस आवर ऑफ नीड। आवर ऑफ नीड का अर्थ है ज़रूरत का समय। क्या तुम मुझे कुछ रुपए, थोड़ा धन उधार दोगे इस ज़रूरत के समय में? वाक्य में एरर कहाँ है? फ्यू नहीं, अ फ्यू होना चाहिए था। विद्यार्थी ध्यान दें, फ्यू का अर्थ है ना के बराबर। ये एक नेगेटिव एक्सप्रेशन है, अर्थ है ऑलमोस्ट नन एट ऑल, ना के बराबर नेगेटिव एक्सप्रेशन है। जबकि अ फ्यू का अर्थ होता है कुछ या थोड़े, कुछ या थोड़े, सम। तो कोई व्यक्ति ना के बराबर रुपए क्यों मांगेगा? वाक्य होना चाहिए विल यू लैंड मी, क्या तुम मुझे उधार दोगे, अ फ्यू रुपीज, थोड़े पैसे, थोड़े रुपए। आंसर होगा ऑप्शन सी विल यू लैंड मी अ फ्यू रुपीज। अन्य ऑप्शंस को रिव्यू करते हैं, समीक्षा करते हैं। बोरो का अर्थ तो उधार लेना है, ना कि देना। लैंड मी एनी रुपीज भी नहीं होगा, ऑप्शन सी ही आंसर हो सकता है। लैंड उधार देना, मुझे थोड़े रुपए उधार दोगे। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 91 आपकी स्क्रीन्स पर। एक बार फिर से अंडरलाइन पार्ट को इंप्रूव करने का निर्देश है। पढ़ते हैं। आफ्टर द हैवी रेन्स, तेज बरसातों के बाद, लास्ट वीक द वाटर इन द लेक, झील में जो पानी था,
रेज्ड अनदर 2 फीट और 2 फीट ऊपर आ गया। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, रेज्ड नहीं रोज। रोज का अर्थ है ऊपर आ गया, उठाया ऊपर, यानी लेवल बढ़ गया, पानी का जो स्तर था वो बढ़ गया, ऊपर आ गया। रोज अनदर 2 फीट और भी 2 फीट ऊपर आ गया। विद्यार्थी इस पॉइंट पर ध्यान दें, रेज का अर्थ है ऊपर उठाना, जबकि राइज का अर्थ है ऊपर उठना या बढ़ जाना। रेज की पास्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म होगी रेज्ड, जबकि राइज की पास्ट या सेकंड फॉर्म होगी रोज। तो आफ्टर द हैवी रेन्स लास्ट वीक, पिछले सप्ताह जो भारी बरसातें हुई, द वाटर इन द लेक रोज, बढ़ गया, ना कि बढ़ाया गया, बढ़ गया, पानी बढ़ गया। अनदर 2 फीट, ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। अन्य ऑप्शंस की समीक्षा कर लेते हैं। वुड रेस, बिल्कुल नहीं, बात पास्ट की है, सेकंड फॉर्म चाहिए। रेस फर्स्ट फॉर्म, ये भी नहीं। रोज, पानी का लेवल बढ़ गया, पानी का स्तर ऊंचा हो गया। आंसर ऑप्शन सी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 92, रीअरेंजमेंट ऑफ सेगमेंट्स ऑफ अ सेंटेंस का प्रश्न है। एक वाक्य के खंड को बेतरतीब या फिर रैंडम तरीके से लिख दिया गया है, हमें उन्हें अनस्क्रैम्बल करना है, सही क्रम में जमाना है। सबसे पहले 1 सेगमेंट में जो दिया है वो होगा, उसके उपरांत PQRS सेगमेंट को सही क्रम में जमाना होगा। अंतिम खंड 6 ही रहेगा, 6 ही रहेगा। करने की विधि आप जानते हैं, पहले हल ना करें, जैसे दिया है वैसे पढ़ें, फिर इनको सही क्रम में जमाने का प्रयास करें। कैन एनीवन फॉल्सहुड ट्रायम्फ, फॉल्सहुड होता है झूठ, ट्रायम्फ होता है जीतना, विजय पाना। एंड लेट, लेट का अर्थ है अनुमति देना, होने देना। फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक। सप्रेस ट्रूथ, सप्रेस का अर्थ है दबाना, दमन करना। ट्रूथ है सत्य, परमानेंटली है हमेशा। हम इतना पढ़ने पर खासा अच्छा अनुमान लगा सकते हैं कि बात हो रही है क्या हम सत्य को हमेशा दबा सकते हैं और झूठ को जीतने दे सकते हैं, या झूठ जीत सकता है। इतना पढ़ने पर हम पाते हैं 2 बेहतरीन लिंक, SR और QP। सबसे पहले सेगमेंट 1 होगा कैन एनीवन, उसके उपरांत होना चाहिए S। कैन एनीवन सप्रेस ट्रूथ, क्या कोई व्यक्ति दबा सकता है, दमन कर सकता है सत्य का, उसके उपरांत R। फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, क्या कोई व्यक्ति लंबे समय तक सत्य का दमन कर सकता है, उसके उपरांत एंड लेट, दमन करे और क्या करने दे, लेट फॉल्सहुड ट्रायम्फ, क्यू के उपरांत P होगा। लेट फॉल्सहुड ट्रायम्फ, सत्य का दमन करे लंबे समय तक, और झूठ को, ट्रायम्फ का अर्थ है विजय पाना, जीतना, जीतने दे, और अंत में 6 ही होगा परमानेंटली। और झूठ को परमानेंटली यानी हमेशा के लिए विजयी बना दे, क्या ऐसा कोई कर सकता है? हमारा आंसर वो सेगमेंट होगा जिसमें फर्स्ट के तुरंत बाद S के बाद R हो, उसके उपरांत QP हो। ऐसा ऑप्शन है सिर्फ ऑप्शन सी, अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 93, एक बार फिर से रीअरेंजमेंट का प्रश्न है, करते हैं। सेगमेंट्स 1 और 6 के बीच में हमें अनस्क्रैम्बल करना है, रीअरेंज करना है सेगमेंट्स PQR और S को। करने की वही विधि है जो पिछले सवाल में थी। पढ़ते हैं, द मैन एंड नो वन पासिंग हिम इन द स्ट्रीट। पास समबडी का अर्थ होता है किसी के पास से गुजर जाना। वह सिंगुलरली इनकॉन्स्पिक्यूअस, सिंगुलरली का अर्थ है उल्लेखनीय रूप से, रिमार्केबली, नोटिसेबली। इनकॉन्स्पिक्यूअस का अर्थ है जो भीड़ में अलग नजर ना आए। अगर आप कॉन्स्पिक्यूअस हैं तो स्पष्ट हैं, अलग से दिखते हैं। इनकॉन्स्पिक्यूअस का अर्थ है जो भीड़ में अलग ना दिखे, एकदम साधारण। वॉज कॉल्ड अल्फ्रेड नोबल, जो जिसका नाम था अल्फ्रेड नोबल, वुड हैव गिवन हिम अनदर लुक। गिव समबडी अनदर लुक का अर्थ होता है किसी को दोबारा देखना। अक्सर कोई व्यक्ति जिसका व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक हो, चुंबकीय हो, यू गिव हिम अनदर लुक। इतना पढ़ने पर हमें खासा अच्छा अनुमान हो चला है कि ये महान साइंटिस्ट अल्फ्रेड नोबेल के बारे में है, और शायद वो एक साधारण व्यक्ति दिखते थे, उनके व्यक्तित्व में कम से कम दिखने वाली कोई असाधारण बात नहीं थी। इतना पढ़ने पर हम पाते हैं 2 बेहतरीन लिंक्स, पहला है 1R और दूसरा है S6। सबसे पहले सेगमेंट 1 के बाद R आना चाहिए और अंतिम सेगमेंट 6 से ठीक पहले S आना चाहिए। ऐसा क्यों? द मैन हु वॉज कॉल्ड अल्फ्रेड नोबल, मैन अल्फ्रेड नोबल,
1 hour, और would have given him another look, give another look, S के उपरांत 6। आंसर वो ऑप्शन होगा जिसमें पहला खंड R हो और अंतिम हो S। हमारा आंसर सिर्फ ऑप्शन A हो सकता है। पढ़ के देखते हैं। द मैन हु वॉज कॉल्ड अल्फ्रेड नोबल, वो व्यक्ति जिसका नाम था अल्फ्रेड नोबल, उसके उपरांत Q वो सिंगुलरली इनकॉन्स्पिक्यूअस। सिंगुलरली का अर्थ है नोटिसेबली या फिर रिमार्केबली, उल्लेखनीय रूप से। इनकॉन्स्पिक्यूअस का अर्थ है जो भीड़ में अलग ना दिखे, साधारण हो, बहुत औसत हो। वो व्यक्ति जिसका नाम था अल्फ्रेड नोबल वो बिल्कुल साधारण था, भीड़ में अलग नजर नहीं आता था। एंड नो वन पासिंग हिम इन द स्ट्रीट, और कोई भी व्यक्ति जो उसके पास से गली में गुजर जाए would have given him another look, उसे दोबारा देखे ऐसा नहीं होता था। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ARQPS। अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं। आगे बढ़ते हुए हमारे पास है क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स का एक समुच्चय। इसे हल करने की विधि से आप वाकिफ हैं। जैसे दिया है वैसे ही पैसेज को पढ़ें और फिर हल करें। यदि समय अपर्याप्त हो तो पैसेज को आधा पढ़ें और फिर हल करें, और हमेशा याद रखें ब्लैंक के आगे तक पढ़ें। तो पढ़ते हैं। चाइल्डहुड, बचपन, इज अ टाइम व्हेन देयर आर डैश रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रिस्पॉन्सिबिलिटीज का अर्थ है जिम्मेदारियां। टू मेक लाइफ डिफिकल्ट, डिफिकल्ट है कठिन, दुष्कर। इफ अ चाइल्ड डैश गुड पेरेंट्स, पेरेंट्स है माता पिता, इज फेड, फीड की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है फेड, भोजन कराना, पेट भरना। लुक्ड डैश एंड लव्ड वॉट एवर ही मे डू। हम इतना पढ़ने पर समझ गए हैं बचपन की बात है और माँ बाप द्वारा दी जाने वाली, माता पिता द्वारा दी जाने वाली देखभाल की बात है। अब हल करते हैं। चाइल्डहुड इज अ टाइम व्हेन देयर आर डैश रिस्पॉन्सिबिलिटीज, देयर आर फ्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसी पेपर के एनालिसिस में हमने जाना था फ्यू का अर्थ है ना के बराबर, हार्डली एनी, जबकि अफ्यू का अर्थ होता है कुछ। तो फ्यू एक नेगेटिव अर्थ रखने वाला डिटर्मिनर या एडजेक्टिव है। चाइल्डहुड इज अ टाइम, बचपन वो समय है जब होती हैं ना के बराबर जिम्मेदारियां, टू मेक लाइफ डिफिकल्ट, जो जिंदगी को कठिन या दुष्कर बना दे। अन्य ऑप्शंस हमेशा देखा करें। मैनी का अर्थ है बहुत सी, लिटिल का अर्थ है ना के बराबर, किंतु ये मात्रा का शब्द है, और फ्यू संख्या का। रिस्पॉन्सिबिलिटीज काउंटेबल नाउन है, लिटिल उत्तर नहीं होगा। मोर मैनी की कंपैरेटिव डिग्री है, और ज्यादा या अधिक। हमारा आंसर ऑप्शन सी ही रहेगा, फ्यू। आगे बढ़ते हुए, फ्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू मेक लाइफ डिफिकल्ट इफ अ चाइल्ड डैश गुड पेरेंट्स। इफ अ चाइल्ड, चाइल्ड सिंगुलर है, हैज। अगर किसी बच्चे के अच्छे गुड पेरेंट्स, अच्छे माता पिता हैं, ही इज फेड, और उसको अच्छे से खिलाया पिलाया गया हो। अन्य ऑप्शंस देख लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। हेड पास्ट फॉर्म है हैज़ की, चूंकि पैसेज प्रेजेंट में है हेड नहीं हो सकता, हैव भी नहीं हो सकता क्योंकि चाइल्ड सिंगुलर है। हैव का इस्तेमाल हम तब करते जब सब्जेक्ट प्लूरल होता, विल हैव भी नहीं होगा। हमारा आंसर हैज़ होगा। आगे बढ़ते हुए, इफ अ चाइल्ड हैज़ गुड पेरेंट्स, अगर किसी बच्चे के अच्छे माता पिता हैं, ही इज फेड, उसे भोजन कराया जाता है, पेट भरा जाता है। लुक्ड आफ्टर, उसकी देखभाल की जाती है। एंड लव्ड, और उससे प्यार किया जाता है। वॉट एवर ही मे डू, चाहे वो जो कुछ करे। वॉट एवर का अर्थ है जो कुछ भी। अन्य ऑप्शंस देख लेते हैं। लुक्ड अप नहीं, लुक अप का अर्थ होता है एक तो ऊपर देखना और दूसरा किसी को सम्मान की नजर से देखना, टू लुक अप टू समबडी। लुक एट, किसी चीज को देखना। लुक अराउंड, चारों ओर नजर डाल लेना, बिल्कुल नहीं। लुक आफ्टर होगा देखभाल करना, पास्ट। पैसिव वॉइस है, थर्ड फॉर्म है। लुक्ड आफ्टर। इफ अ चाइल्ड हैज गुड पेरेंट्स, इज फेड, उसको भोजन कराया गया है, पेट भरा है। लुक्ड आफ्टर, उसकी देखभाल की गई है, पैसिव वॉइस है। आगे बढ़ते हुए, एंड लव्ड, और उसे प्यार किया गया है। वॉट एवर ही मे डू, वो चाहे जो करे। इट इज इम्प्रॉबेबल, विद्यार्थी ध्यान दें, इम्प्रॉबेबल का अर्थ होता है जिसके होने की कोई संभावना नहीं है, ये असंभाव्य है या इसके होने की संभावना नहीं है। दैट ही विल एवर अगेन इन हिज लाइफ, वो कभी भी अपने जीवन में so much given, so much without, he will ever again in his life be given, दिया जाएगा। एवर अगेन बी गिवन, विल
हमें पैसिव वॉइस है, वर्ब की थर्ड फॉर्म मिली है, विल के साथ बी लगाने पर ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है, पैसिव रचना पूरी होगी। ही विल एवर, एवर है कभी भी, अगेन इन हिज लाइफ बी गिवन, दिया जाएगा सो मच, इतना अधिक उसे मिलेगा या कोई और उसे देगा। आगे बढ़ते हुए अन्य ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। इज का अर्थ आप जानते हैं, हैज और आर आंसर नहीं हो सकते क्योंकि विल के साथ पैसिव रचना के लिए बी की आवश्यकता, हैज आर इज बिल्कुल नहीं हो सकते। आगे बढ़ते हैं। विल एवर बी गिवन इन हिज लाइफ सो मच विदाउट हैविंग टू डू एनीथिंग डैश रिटर्न, एनीथिंग इन रिटर्न, बदले में वो जिंदगी में कभी उसे इतना नहीं दिया जाएगा। विल एवर बी गिवन सो मच, इतना अधिक, विदाउट हैविंग टू डू एनीथिंग इन रिटर्न, बदले में बिना कुछ किए हुए। अन्य ऑप्शंस एनीथिंग फॉर रिटर्न नहीं, एज नहीं, ऑफ भी नहीं। हमारा आंसर होगा इन। तो ये इम्प्रोबेबल है, इसकी संभावना नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता दैट ही विल एवर बी गिवन, उसे कभी भी दिया जाएगा जिंदगी में इतना जितना माता पिता ने दिया, बिना बदले में कुछ भी दिए हुए। हमारा आंसर ऑप्शन बी ही। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 99 आपकी स्क्रीन्स पर। अब हमारे निर्देश है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। हमें डायरेक्ट स्पीच का एक वाक्य मिला है जिसे हमें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। वाक्य को पढ़ते हैं। ही सेड टू द होटल रिसेप्शनिस्ट। रिसेप्शनिस्ट का अर्थ आप जानते हैं, वो व्यक्ति जो किसी होटल आदि के फ्रंट ऑफिस की देखभाल करता है, उसे संभालता है। कोट, कैन यू टेल मी द रूम टैरिफ। टैरिफ का अर्थ है मूल्य या भाड़ा सूची, तो रूम टैरिफ का अर्थ हुआ उस होटल में जो कमरे हैं उनमें किसका क्या किराया है, इसकी सूची, रूम टैरिफ। अनकोट, ही सेड टू द होटल रिसेप्शनिस्ट, कोट, कैन यू टेल मी द रूम टैरिफ, अनकोट। जब हम ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलें तो सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच में दिए गए वाक्य के टाइप को पहचान लें। हमें मिला है एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य जिसकी शुरुआत हो रही है कैन, जो कि एक मॉडल वर्ब है, उससे, और रिपोर्टिंग वर्ब पर भी ध्यान देना चाहिए। रिपोर्टिंग वर्ब सेड है पास्ट टेंस में। तो जब हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो क्या बदलाव होंगे? चूंकि एक प्रश्न है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, सेड बदल जाएगा आस्क्ड या क्वेश्चनड में, और चूंकि यह मॉडल वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब का प्रश्न हो तो हम कंजंक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, दैट नहीं लगाते। कैन बदल जाएगा कुड में क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब सेड है पास्ट टेंस में। इन सभी परिस्थितियों के आलोक में हमारा आंसर होगा ऑप्शन 2, ही आस्क्ड द होटल रिसेप्शनिस्ट इफ ही कुड टेल हिम द रूम टैरिफ। क्या उसे वो रूम टैरिफ बता सकता था? और विद्यार्थी ध्यान दें, वाक्य के अंत में फुल स्टॉप आएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में वाक्य रचना हमेशा असर्टिव होती है, साधारण होती है, इंटेरोगेटिव या प्रश्नवाचक नहीं। हम अन्य ऑप्शंस की समीक्षा कर लेते हैं। पहले ऑप्शन को देखते हैं। ही आस्क्ड द होटल रिसेप्शनिस्ट दैट इफ। इंटेरोगेटिव वाक्यों को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो इफ या वेदर हमारा कंजंक्शन होता है, दैट नहीं, और कैन भी नहीं, कैन बदलना चाहिए कुड में क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब सेड पास्ट टेंस में है। ऑप्शन सी की समीक्षा करें। ही आस्क्ड द होटल रिसेप्शनिस्ट टू टेल, नहीं। ही इंक्वायर्ड द होटल रिसेप्शनिस्ट, नहीं होगा। ही इंक्वायर्ड ऑफ द होटल रिसेप्शनिस्ट दैट इफ ही कैन, नहीं, दैट भी नहीं, कैन भी नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता। इंक्वायर्ड के बाद ऑफ नहीं है, दैट का इस्तेमाल हुआ है, कैन भी गलत है, आंसर ऑप्शन बी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए अंतिम सवाल, सवाल संख्या 100। फिर से वही निर्देश है, दिए गए वाक्य को इनडायरेक्ट स्पीच में बदले, नरेशन बदले। वाक्य है ही सेड टू मी, कोट, व्हाट आर यू डूइंग, अनकोट। विद्यार्थी ध्यान दें, हमें फिर से एक इंटेरोगेटिव वाक्य मिला है, प्रश्नवाचक वाक्य मिला है डायरेक्ट स्पीच में, किंतु अब की बार वाक्य की शुरुआत WH वर्ड से हो रही है, इंटेरोगेटिव वर्ड से हो रही है, ना कि किसी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब से। और रिपोर्टिंग वर्ब पे भी ध्यान दें, रिपोर्टिंग वर्ब सेड पास्ट टेंस में है। ऐसी सूरत में हम सेड को बदलेंगे आस्क्ड या क्वेश्चनड में। WH वर्ड स्वयं नया कंजंक्शन होगा, ना दैट होगा, ना इफ, ना वेदर। हमें मिला है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस डायरेक्ट स्पीच में, जो बदल जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। ये सभी शर्तें पूरी हो रही हैं ऑप्शन सी में। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। व्हाट आर यू डूइंग, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, बदल के हो जाएगा व्हाट आई वाज डूइंग। व्हाट आई वाज डूइंग होगा, वाज आई नहीं होगा, क्योंकि आप सीख चुके हैं इनडायरेक्ट स्पीच में वाक्य रचना हमेशा असर्टिव होती है, साधारण होती है, प्रश्नवाचक नहीं। ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। अन्य ऑप्शंस को रिव्यू कर लेते हैं, देख लेते हैं। पहला ऑप्शन कहता है ही सेड व्हाट आई हैड बीन डूइंग, गलत।
सेड भी नहीं। ही सेड दैट व्हाट आई वाज डूइंग, फिर से गलत। अंतिम ऑप्शन ही आस्क्ड मी दैट व्हाट, नहीं ये भी गलत। वाक्य फिर से गलत है। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन सी हो सकता है, अन्य कोई ऑप्शन नहीं। तो ये था आपका एनालिसिस पेपर 78 का। आई होप यू मैनेज टू लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम इट। एनालिसिस में सिखाए गए नियमों का अभ्यास करें और एनालिसिस में सीखी गई वोकैबुलरी को लिखें, नोट करें, याद करें और बहुत बेहतर होगा आप उसे अपने खुद के एग्जाम्पल सेंटेंसेस में यूज़ करें। सो कीप वर्किंग, कीप लर्निंग, कीप ट्राइंग। ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड बाय बाय।